हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इंडियन पॉलिटी में जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में आज आपको मैं शेड्यूल्स आपके साथ में आज डिस्कस करने जा रहा हूं। जो भी हमारे शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो एग्ज़ाम वगैरह में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें डायरेक्ट बनते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ डीप या इधर उधर से क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में कौन सी चीज़ दी हुई है, कि किस शेड्यूल में क्या पॉइंट है या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसे याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इन शेड्यूल्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अब तो देखो कि अभी अगर हम प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। देयर आर 12 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट में। अब जैसे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना पार्ट्स में बांटा हुआ है, पार्ट्स में, और इन पार्ट्स के अंदर जो है आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स। और इसके अलावा पार्ट और आर्टिकल्स के अलावा शेड्यूल अलग से दिए हुए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट में अभी टोटल 12 शेड्यूल्स है। लेकिन अगर हम अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल होते थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था तो इसमें टोटल 8 अनुसूचियां होती थी, 8 शेड्यूल होते थे। फिर बाद में जो है सो 4 शेड्यूल्स और बढ़ाए गए और अभी प्रेजेंट में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखते हैं जरा कि कौन कौन से ये 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। तो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि इसमें हमारे टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है ना, टेरिटरी, क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, इंडियन टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। तो शेड्यूल 1 इज रिलेटेड टू नेम ऑफ स्टेट एंड यूटीज, यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए हुए हैं। इसके बाद जो आपका सेकंड शेड्यूल है ये सैलरी एंड इमोल्यूनमेंट, जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, ठीक है, इन सब के सैलरी एंड इमोल्यूनमेंट के बारे में, वेतन और भत्ते के बारे में शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। सेकंड शेड्यूल इज रिलेटेड टू सैलरी एंड इमोल्यूनमेंट, वेतन और भत्ता शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। इसके बाद जो आपका थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल इट इज रिलेटेड टू ओथ। तो यहाँ पे शपथ वगैरह है, जो उच्च पद होते हैं उनके शपथ के बारे में तीसरे शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन, ये आपका थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो हमारे यहाँ पे जो अपर हाउस है राज्यसभा, तो इसके अंदर जो सीटों का आवंटन दिया हुआ है, जो सीटें बांटी हुई है राज्यसभा में स्टेट वाइज, वो आपका फोर्थ शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। तो फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। इसके बाद अब हम बात करें फिफ्थ शेड्यूल की। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? फिफ्थ शेड्यूल में आपका आ जाता है स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड है फिफ्थ शेड्यूल। इसके बाद जो सिक्स्थ शेड्यूल है, सिक्स्थ शेड्यूल सेम चीज है, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, तो इन राज्यों के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर, छठी अनुसूची में। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन फॉर
शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसके बाद बात करें हम लोग 7th शेड्यूल की, तो देखो कि 7th शेड्यूल में ना एक तरह से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो 7th शेड्यूल में क्या है, एक तो इसमें आता है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा इसमें आता है स्टेट लिस्ट और तीसरा इसमें आता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस तरह से ये पावर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ठीक है। अब ये लिस्ट है क्या, जरा मैं इनको आपको समझा देता हूँ कि ये लिस्ट है क्या। तो इन लिस्ट के अंदर जो है सो वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे इनके द्वारा एक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, कानून बनाया जा सकता है। तो सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार या लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसके बाद स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे एक्ट या कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वे सब्जेक्ट आते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो जैसे अगर आप मान लो एग्जांपल एयरवेज, रोडवेज, पोस्टल सिस्टम, ये सब क्या है कि सेंटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट हो जाता है एक तरह से। अब हम अगर स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें स्टेट लिस्ट की, तो जैसे कि लैंड रिलेटेड प्रोविजंस जो है, भूमि से संबंधित, एग्रीकल्चर, लैंड रिलेटेड प्रोविजंस, एग्रीकल्चर, पुलिस, ठीक है, लैंड, पब्लिक ऑर्डर, तो ये सारी चीजें कहां पर आ जाती है, स्टेट लिस्ट में आ जाती है, ठीक है। ये चीजें स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है। कॉन्करेंट कौन सा होता है, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। तो कॉन्करेंट के एग्जांपल की बात करें तो एजुकेशन कॉन्करेंट में आता है, ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट कॉन्करेंट में आता है। भाई इनसे रिलेटेड ये जो सब्जेक्ट्स है इन पे कानून ये कॉन्करेंट लिस्ट है और इन पे कानून दोनों को बनाने का अधिकार होता है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिवेल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ है। कॉन्करेंट लिस्ट इसे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये आपके 7 हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे, 8th शेड्यूल डिस्कस करते हैं अब। तो अब 8th शेड्यूल पे आ जाते हैं। तो 8th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई है, 22 राजभाषाएं। और यहीं से हमें क्या पता चलता है कि वी डू नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, कि हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमने 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है। 22 राजभाषाएं आती हैं इसके अंतर्गत। तो 8th शेड्यूल से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा उन्हें डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन कौन से और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक तो 8th शेड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इंग्लिश इज नॉट प्रेजेंट हेयर, ठीक है। इन 22 भाषाओं की सूची में इंग्लिश नहीं है यहाँ पर। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट प्रेजेंट इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंग्लिश। इस 22 राजभाषाओं में इंग्लिश को स्थान नहीं दिया गया है। दूसरा, नेपाली इज प्रेजेंट। हमारे देश के कई राज्यों में नेपाली भाषा बोली जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल के नॉर्थ पार्ट में, दार्जिलिंग वगैरह में जो गोरखालैंड का पार्ट है, सिक्किम हो गया, इन राज्यों में नेपाली भाषा बोली जाती है। तो इस 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में नेपाली प्रेजेंट है, नेपाली आता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वैसे तो मूल रूप से इसमें 14 लैंग्वेजेस होते थे। जब बिल्कुल शुरुआत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था तो इसमें मतलब कि ओरिजिनली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेज होते थे, जो कि बाद में 4-4 करके बढ़ाए गए। 4 बढ़ा तो 18 हुआ, फिर 4 बढ़ा तो 22 हुआ। तो लास्ट टाइम जो इसमें बढ़ाया गया था वो 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस शेड्यूल में 8th शेड्यूल में
4 न्यू लैंग्वेज ऐड किए गए। तो ये लैंग्वेज कौन कौन से थे? ये बोडो, डोगरी, सांथाली, मैथिली, ये 4 भाषाएं ऐड की गई 2003 में 92वें संविधान संशोधन से। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये भाषाएं मुख्यतः किन राज्यों से संबंधित है या किन राज्यों में बोली जाती है। तो बोडो असम में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, असम में बोली जाती है मुख्यतः ये। डोगरी जो है सो जम्मू और कश्मीर में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जम्मू कश्मीर में ये भाषा बोली जाती है। सांथाली झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। और मैथिली बिहार में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो ये आपके 4 लैंग्वेज जो है सो 2003 में 92 संशोधन से जोड़े गए, तब जाके 8th शेड्यूल में आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए। ठीक है, तो 8th शेड्यूल के बाद अब हम अगले शेड्यूल्स की तरफ चलते हैं। 9th शेड्यूल पे अब डिस्कशन करते हैं। अब आते हैं हम लोग 9th शेड्यूल पे। तो 9th शेड्यूल में आपका क्या आता है? 9th शेड्यूल में आपका जो मतलब 9th शेड्यूल में कुछ इस तरह के लॉ दिए हुए हैं, कुछ इस तरह के एक्ट है जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट के अंदर में। ठीक है, जिन्हें किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कुछ इस तरह के एक्ट दिए हुए हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो 9th शेड्यूल में कुछ इस तरह के एक्ट हैं जिनको हम चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट में। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे, 4 और शेड्यूल बाद में ऐड किए गए हैं। तो ये 9th शेड्यूल जो है ये 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया था 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं 10th शेड्यूल की। तो 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ है ये, दल बदल कानून। इसका क्या मतलब है कि मान लो कि आप किसी पार्टी से टिकट लेके चुनाव जीत जाते हो, आप एमपी या एमएलए बन जाते हो। सपोज कि आपने बीजेपी से टिकट लिया, आप एमपी एमएलए बन गए। अब आप बाद में कह रहे हो कि हम इस पार्टी को छोड़ रहे हैं, हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ये मतलब होता है एंटी डिफेक्शन का। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन में हाँ, आप चुनाव से पहले भले ही आप किसी भी पार्टी का टिकट लो, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करो, चुनाव जीत जाने के बाद अगर आप ये स्टेप लेते हो तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट की जा सकती है। तो इस चीज़ को आप ना, कोई भी सदस्य हो आप, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, तो ये सदस्यता आपकी छीनी जा सकती है। तो ये आपका 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th शेड्यूल, ये 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। बाद में जुड़ा है ये। तो इसको 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची। तो 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है ये, पंचायती राज। ठीक है, 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू पंचायती राज। पंचायती राज के अंतर्गत 29 आइटम्स आते हैं, 29 सब्जेक्ट्स विषय आते हैं। तो उन 29 आइटम्स को 11th शेड्यूल में दिया हुआ है पंचायती राज में। ठीक है, और ये जो शेड्यूल है 11th शेड्यूल, ये 1992 में 73rd अमेंडमेंट से जुड़ा था। ये 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 11th शेड्यूल को 1992 में। इसके बाद लास्ट है आपका 12th शेड्यूल। तो हम 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम। ठीक है, पंचायत आपका लोकल रूरल गवर्नमेंट होता है, जबकि म्युनिसिपैलिटी आपका लोकल अर्बन गवर्नमेंट हो जाता है। तो 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी के यहाँ पर
आपके 18 आइटम्स आते हैं, ठीक है, 18 विषय वस्तु आते हैं म्यूनसिपाल्टी के अंतर्गत, तो उन्हें 12 शेड्यूल में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो आपके क्या है कि सभी के सभी शेड्यूल्स हो जाते हैं, पूरे 12 के 12 शेड्यूल्स हो जाते हैं। अब क्या है कि थोड़ा हम इसको याद करने का, लर्न करने का एक ट्रिक जान लेते हैं जिससे ये हमें याद रहे आसानी से, ठीक है, ताकि हमें इसे याद करने में दिक्कत ना हो। तो देखो कि ये आपका एक ट्रिक हो जाता है इसके लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपके 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 के 12 अलग अलग शेड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जानते हैं क्या मतलब है इनका, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पे पहला शेड्यूल टेरिटरी से रिलेटेड था, टेरिटरी से, तो टी से क्या है आपका टेरिटरी हो जाता है, ठीक है, टी से टेरिटरी। दूसरा शेड्यूल सैलरी एंड इमोल्यूनमेंट से रिलेटेड था, तो ये आपका इमोल्यूनमेंट हो जाता है, ठीक है, वेतन और भत्ते से रिलेटेड था, तो जो ई का मतलब है यहाँ पे इमोल्यूनमेंट से है, ये सेकेंड शेड्यूल हो गया आपका। थर्ड शेड्यूल जो है ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड था, ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ, ठीक है, तो गोपनीयता और शपथ वगैरह जैसी चीज़ें थी, तो ये थर्ड शेड्यूल में आपका अफर्मेशन हो गया, ए से अफर्मेशन। चौथा शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो आर से ये राज्यसभा हो गया, तो ये राज्यसभा से रिलेटेड है, जो फोर्थ शेड्यूल है। इसके बाद फिफ्थ शेड्यूल में क्या था, स्पेशल प्रोविजन फॉर एसटी, पांचवें शेड्यूल में, तो यहाँ पे एस से एसटी हो जाएगा, ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजन फॉर एसटी से रिलेटेड एस से एसटी हो गया, पांचवा शेड्यूल। छठा शेड्यूल इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर एसटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट था, तो इसको अदर स्टेट लिख लेते हैं कि मतलब अदर स्टेट कुछ स्पेशल नॉर्थ ईस्ट स्टेट के शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजन आ जाता है यहाँ पर, तो ओ से ये हो गया सिक्स शेड्यूल में। सेवेंथ शेड्यूल में आपके 3 लिस्ट दिए हुए थे, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और उनमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। तो भाई ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इस चीज़ को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, संघीय प्रणाली कहते हैं। तो यानी कि हमारा जो 7th शेड्यूल है ये फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। फेडरल वर्ड का मतलब क्या होता है कि मल्टी लेवल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो 7th शेड्यूल में वही था आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो ये चीज फेडरल हो जाता है, एफ से फेडरल हो जाएगा यहाँ पर। 8th शेड्यूल में क्या था आपका, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो ये आपका ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है 8th शेड्यूल के अंदर। 9th शेड्यूल में क्या था, लैंड एक्विजिशन, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, इसमें आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट था। इसके बाद 10th शेड्यूल में डिफेक्शन, डी से डिफेक्शन, दल बदल, डी से डिफेक्शन था यहाँ पर, तो ये दल बदल हो गया, डी से डिफेक्शन 10th शेड्यूल। और 11th शेड्यूल पंचायत से संबंधित था, तो पी से आपका क्या हो गया, ये पंचायत हो गया। और जो 12th शेड्यूल था ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड था, तो एम से यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी हो गया। तो ये आपके 12 के 12 टोटल शेड्यूल्स हो जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ये याद रखने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से एक आध, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है अब ये, और आपके लिए आसान हो चला है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।